तीन बहुत बड़ी खबरें आपको देने जा रहा हूं। पहली खबर राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के है। कहा गया है कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी संपर्क में है, और अगर चंद्रबाबू नायडू चले गए तो फिर कुछ भी हो सकता है। किसने कहा है, क्यों कहा है, और राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू उनके बीच में संपर्क का काम कौन कर रहा है? कौन है वो शख्स जिसके जरिए राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू की हॉटलाइन पर बातचीत होती है? यह खबर बहुत बड़ी है, इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। जजों से पूछा गया कि राहुल गांधी ने एक एटम बम फोड़ा है, राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या कहा, उस पर बात करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर वोट चोरी को लेकर के ही है, जिसमें 48 सीटों पर, एक दो नहीं, क्योंकि बीजेपी अभी तक यह कहती रही कि राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है वो एक सीट का मसला है। अब एक सीट नहीं, 48 सीटों पर राहुल गांधी, जैसे कर्नाटका की एक सीट पर खुलासा किया गया है, प्रेजेंटेशन में उन्होंने सारा सब कुछ बताया कि कहां पर गड़बड़ी हुई, किस तरीके से गड़बड़ी हुई, कितने हजार लोगों का वोट कैसे काटा गया, कैसे कैसे कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल किया गया। उसी तरीके से वो बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं 48 सीटों पर। तो तीन बड़ी खबरें और तीनों अहम हो जाती हैं। और इस वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए खासतौर पर परेशानी की बात यह है कि अभी 2 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, उनमें उनके उम्मीदवार यानी संजीव बाल्यान वो चुनाव हार गए। तो क्या वाकई नरेंद्र मोदी की पकड़ वो ढीली होती जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। शुरुआत करते हैं चंद्रबाबू नायडू से। चंद्रबाबू नायडू अगर चले गए तो समझो सरकार भी चली जाएगी, और चंद्रबाबू नायडू जाने के बाद में नीतीश कुमार टिके रहेंगे, नहीं टिके रहेंगे, या चंद्रबाबू नायडू अगर चले गए तो नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री, बीजेपी उनको कल को नहीं बनाती है तो वो दूसरे तरफ चले जाए, तो फिर उसके बाद में बीजेपी का क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। चंद्रबाबू नायडू वो जा सकते हैं, इसको लेकर के खुलासा किसी और ने नहीं किया है, बल्कि जगन मोहन रेड्डी ने किया है। क्या कहा है जगन मोहन रेड्डी ने? आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसमें उन्होंने कहा, राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए, कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के लगातार संपर्क में है, और इसीलिए उन्होंने आंध्र प्रदेश में वोट चोरी की बात नहीं की। चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हाईकमान के बीच में हॉटलाइन कनेक्शन है। अब ये बातें तो बहुत पहले से निकल करके सामने आ रही थी कि रेवंत रेड्डी वो चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है और वही राहुल गांधी से बात करवाते हैं। दरअसल किसी भी फोन से आप बात करिए, कहीं से बात करिए, कैसे भी बात करिए, ये कहा जाता है सरकार को सब पता है, लेकिन हॉटलाइन पर अगर बातचीत होती है तो फिर क्या वाकई सरकार कुछ ऐसी चीजें हैं जो भेद नहीं पा रही है? ये बड़ा सवाल है। ये भी बड़ी बात है, जगन मोहन रेड्डी के इस बयान में भी कहीं ना कहीं दम है कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का जिक्र किया वोट चोरी को लेकर के, हरियाणा का जिक्र किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों का, गुजरात की कुछ सीटों का, उसका भी जिक्र किया, लेकिन आंध्र प्रदेश छोड़ दिया। तो क्या वाकई आंध्र प्रदेश में कुछ खिचड़ी पक रही है? कांग्रेस पार्टी क्या चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ में ले सकती है? हालांकि पहले भी चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ में रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो पहले साथ में नहीं रहे। तो कोई बड़ी बात नहीं कि अगर फिर से साथ आ जाए। और जैसे ही ये इंटरव्यू निकल करके सामने आया, इसके बाद में राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई कि क्या वाकई कुछ न कुछ ऐसा है जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। रेवंत रेड्डी वैसे भी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं, और यह कहा जाता कि राहुल गांधी की चॉइस थी कि रेवंत रेड्डी को बनाया जाए, और हो सकता है कि रेवंत रेड्डी एक इनाम के तौर पर राहुल गांधी को एक गिफ्ट दे दे कि चलिए मैं बात कर रहा हूं चंद्रबाबू नायडू से और उनको अपने साथ लेकर के आऊंगा। राजनीति में वैसे कोई किसी के साथ ऐसे ही नहीं जाता है। जब लोगों को लगता है, नेताओं को लगता है कि अब उनकी पकड़ ढीली हो रही है, या वो अब बहुत ज्यादा लंबे समय तक गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे, और कांग्रेस तो वैसे भी कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़,
तो बहुत बार नेता जो है पलटी मार लेते हैं, और चंद्रबाबू नायडू ऐसे भी नहीं है कि बीजेपी से उनको कोई जख्म नहीं मिला है। बीजेपी ने तो वो जख्म दिया है कायदे से, तो चंद्रबाबू नायडू को पूरी उम्र नहीं भूलने चाहिए। जेल में अगर चंद्रबाबू नायडू गए तो किसकी वजह से गए, ये सवाल अपने आप में हमेशा के लिए उनसे पूछा जाएगा, और फिर भी वो बीजेपी के साथ। खैर, अब चंद्रबाबू नायडू क्या वाकई पलटी मारेंगे, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन 48 सीटों को लेकर के क्या कुछ खुलासे की बात हो रही है, वो जरा एक बार देखिए। 48 सीटों को लेकर के कहा जा रहा है कि वोट चोरी से जुड़े आरोपों को लेकर के 48 लोकसभा की सीटों की वोटर लिस्ट में धांधली का आंकड़ा भी जल्द जारी करेंगे राहुल गांधी। ये सूत्रों के हवाले से, कांग्रेस के विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल करके सामने आ रही है। 7 से 8 हिस्सों में जारी करेंगे राहुल गांधी ये वोटर लिस्ट, ये भी जानकारी मिल रही है। और कर्नाटक की सीट की तर्ज पर यह आंकड़ा जारी किया जाएगा। राहुल गांधी ने अभी हाल में कहा था पिक्चर अभी बाकी है। तो 48 सीटें, और अगर 48 सीटों पर ऐसा ही खुलासा हो गया तो यकीन मानिए देश भर में एक मैसेज चला जाएगा कि कुछ न कुछ तो ऐसा वाकई है कि अब नरेंद्र मोदी को इसकी सीरियसली जो है वो जांच करवानी चाहिए। और मोदी तो क्या, अब तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर जो है बोलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को लेकर के क्या कह रहा है, मैं कुछ देर बाद में आपको बताता हूं। लेकिन 48 सीटों पर अगर राहुल गांधी ने ऐसे ही आंकड़े जारी किए, क्योंकि ये आंकड़े जो जारी किए थे राहुल गांधी ने अभी 1 लाख वोटों के फर्जीवाड़े के, इसमें से बहुत सारे राहुल गांधी के आरोप सही साबित हुए। राहुल गांधी ने जो कहा था कि एक मकान में 80 लोग रह रहे हैं, वो सही साबित हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि एक आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक शख्स है जिसकी 3 जगह पर वोट है, वो सही साबित हुआ। राहुल गांधी ने कहा एक और दूसरा शख्स है विशाल सिंह, उसके भी कई जगह पर वोट है, वो भी सही साबित हुआ। और उन्होंने ये केवल एग्जाम्पल रखे थे। वो कह रहे थे कि इसी तरह के हमारे पास में आंकड़े हैं, चुनाव आयोग चाहे तो हमसे आंकड़े ले ले, और ये चुनाव आयोग के ही आंकड़े हम उनको बता रहे हैं। 10-10, 11-11 हजार वोट वो इस तरीके से काटी गई है। और कुल मिलाकर के 1 लाख वोटों का एक विधानसभा के अंदर, जिसमें 6 लाख के करीब वोट मैक्सिमम हो सकते हैं, 1 लाख वोटों की फर्जीवाड़ा इस तरीके से किया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि आप हल्फनामा दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हल्फनामा किस बात के लिए दूं, मैं तो सांसद हूं, देश के संविधान की शपथ ली है मैंने, तो जो मैं कह रहा हूं वही मेरा वचन है, आप मुझ पर केस दर्ज कर दीजिए। और राहुल गांधी कह रहे हैं इसीलिए कि पिक्चर अभी बाकी है। भी शिकायत आज तक इतने दिन बीत जाने के बावजूद, अभी थोड़े दिन और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अभी बम फटेगा फिर से, डेटा बॉम्ब। सर आज भी सर केरल सर ये मिंती यादव, त्रिशूल बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से, 124 सुना साल है, के सुना है। 124 साल के वोटर का मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम वोटर 124 साल, मिंता देवी साल उसकी उम्र है, और फर्स्ट टाइम मिंता देवी 124 इयर्स वोटर आईडी कार्ड, ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं। अभी पिक्चर बाकी है। अगर राहुल गांधी ने 48 सीटों का और लेखा जोखा सामने रख दिया तो निश्चित तौर पर फिर चुनाव आयोग वो शायद उस तरीके से नहीं बोल पाए, और एक सीट पर खुलासे के बाद में ही चुनाव आयोग की पता नहीं ये हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही कि राहुल गांधी पर केस कर दे। चुनाव आयोग चाहे तो कर सकता है खूब, लेकिन अभी तक राहुल गांधी पर केस नहीं हो पा रहा है। अगर 48 सीटों पर इस तरीके से खुलासा हो गया, और जाहिर सी बात है चुनाव आयोग ने भी अपने पूरे घोड़े खोल रखे हैं, पूरे घोड़े खोले हुए चुनाव आयोग ने कि किसी तरीके से कोई गड़बड़ी सामने नहीं आनी चाहिए वरना फंस जाएंगे। हालांकि फंसे हुए तो बुरी तरीके से, बिहार को लेकर के किस तरीके से जो कमियां खामियां निकल करके सामने आ रही ये भी हम देख रहे हैं। बिहार को लेकर के जो मृतक लोग हैं
वो जिंदा है और जो जिंदा है वो मृतक बना दिए गए हैं। ये बिहार में निकल करके सामने आ रहा है और राहुल गांधी ने ऐसे ही लोगों से मुलाकात की है, चाय पर चर्चा की है। उधर चले आइए, ठीक है, आ जाओ। हेलो, एकदम सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया था, पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया हमें, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग होगा। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी, और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं, अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, उस स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं, इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहाँ इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है, बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? वो मेरे घर आए थे तो हमको बोले कैसे, तो हम कल होकर उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया थी नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं, इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया। सर हम यही बोलेंगे, महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है इसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिलकर कर रहे हैं। हम ये आरजेडी और हमारी पार्टी मिलकर कर रहे हैं। रोक देंगे बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम। वोट चोरी नहीं होने देंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, सड़क पर उतर करके प्रोटेस्ट भी करते हैं, अपने घर पर बुला करके चाय पीने का काम भी करते हैं कि हम चाय पी रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि विपक्ष के नेता ही सब कुछ करते रहेंगे या देश की संस्थाएं भी कुछ काम करेंगी? मतलब सुप्रीम कोर्ट भी क्या स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है? खूब ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान की बात तो दूर छोड़िए आप। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि हमें तो ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता ही नहीं है। मतलब कमाल की बात है, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसको देश ने देखा, दुनिया ने देखा, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं हमें पता नहीं। राहुल गांधी की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस से देश भर में तहलका मच गया था, सुप्रीम कोर्ट के जजों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि राहुल गांधी ने ड्राफ्ट रोल की कमियों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट से सर्च ऑप्शन को ही डिसेबल कर दिया। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें ऐसी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जानकारी नहीं। माय लॉर्ड, ये क्या कर रहे हैं आप? ये वाकई बहुत गंभीर जो है वो आरोप है कि पहले राहुल गांधी वो एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद में चुनाव आयोग कुछ देर के लिए अपनी वेबसाइट को ही बंद कर देता है या उस पर कुछ ऑप्शंस जो है उनको बंद कर देता है। और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपके सामने आपके ही वकील प्रशांत भूषण, जाने माने वकील हैं, वो कह रहे हैं और आप कह रहे हैं हमें कोई जानकारी नहीं है। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट के वकील वो टीवी भी देखते हैं, अखबार भी देखते हैं, सब पता होता है, इतने भोले तो नहीं होते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर वो सब कुछ देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो जजमेंट में फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ चूक भी हो जाए। और जिस मामले को सुन रहे थे वो एसआईआर का, चुनाव आयोग का ही मामला है, तो ये मुमकिन दिखाई नहीं देता है। 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कल 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस बात को कहा। क्या यह संभव दिखाई देता आपको कि 6 दिनों में
जज साहब ने कोई ऐसी टिप्पणी, कोई ऐसी खबर ही नहीं देखी हो। बताइए, कमाल की बात है। मतलब पूरी दुनिया में ढिंडोरा पिटा हुआ है और यहां पर ये कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है साहब। और कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ जो है वो इसको लेकर के ऐलान कर रही कि भाई हम इसको लेकर के सड़क पर जा रहे हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे इसको लेकर के। कांग्रेस ने 3 बड़े ऐलान कर दिए। 3 बड़े ऐलान कर दिए हैं कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके से पहले 14 अगस्त को हम देश भर में जिला मुख्यालयों पर मार्च निकालेंगे इसको लेकर के। फिर उसके बाद में रैलियां की जाएंगी, जय जय पर सम्मेलन होंगे। आने वाले दिनों में 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय किए गए हैं। पहला, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त की रात को देश के तमाम जिला मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस का आयोजन करेगी। फिर आने वाले दिनों में पूरे के पूरे 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक देश के सभी राज्य मुख्यालय में वोट चोर गद्दी छोर रैली का आयोजन किया जाएगा सभी स्टेट हेडक्वार्टर में। और फिर 15 सितंबर से लगातार 15 अक्टूबर तक पूरे देश में मताधिकार को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और जनता की जो आवाज़ है वह चुनाव आयोग तक पहुंचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। आज ये 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ लिए गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस देश में लोकतंत्र पसंद लोगों के साथ, नागरिकों के साथ मिलकर के और इस देश के जो अन्य विपक्षी दल हैं, पूरा का पूरा जो इंडिया ब्लॉक है, देश बचाने की और लोकतंत्र और संविधान बचाने की इस मुहिम को पूरी ताकत से लड़ेगी। मोदी जी की कुर्सी को कांग्रेस कितना हिला पाएगी? मोदी की सरकार को क्या कांग्रेस वाकई गिरा पाएगी? ये इस वक्त में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उनके अपने ही कुछ संकेत दे रहे हैं, ये भी साफ है। मोदी सरकार में उनके अपने ही संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस का भी गुणगान हो रहा है। अभी हाल में ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी जीत गए, संजीव बालियान चुनाव हार गए। संजीव बालियान अमित शाह के खासम खास, अमित शाह के कैंडिडेट वो बताए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हार गए। राजीव प्रताप रूडी की जीत हुई। राजीव प्रताप रूडी को योगी आदित्यनाथ, यानी एक तरीके से वही ठाकुर वाला जो एंगल वो आप कह लीजिए, राजपूत वाला एंगल वो कह लीजिए, और उसके साथ साथ राजीव प्रताप रूडी को विपक्ष के सांसदों का भरपूर सहयोग मिला, जिसकी वजह से वो एक तरफा जीत गए। और उन्होंने जीत के बाद में कांग्रेस का स्पेशल धन्यवाद दिया है। देखिए जरा, राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि मैं 100 से ज्यादा वोटों से जीता हूं, अगर इसे 1000 से वोटों से गुना किया जाए तो यह संख्या 1 लाख हो जाती है। यह मेरे पैनल की जीत है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सभी पार्टियों के नेताओं ने इनमें भागीदारी ली। मेरे पैनल में बीजेपी, कांग्रेस, सपा, टीएमसी, टीडीपी और निर्दलीय सांसद थे। सबकी मेहनत से ये कामयाबी मिली है। मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मेरे सांसद मित्रों ने, मेरी टीम ने और पिछले मेरे 2 दशकों की मेहनत का ही फल मुझे मिला है। राजीव प्रताप रूडी वो कांग्रेस को, सपा को, टीडीपी को, सबको जो वो धन्यवाद दे रहे हैं, टीएमसी को धन्यवाद भेज रहे हैं। बताइए क्या कहा जाए। 100 वोटों से अमित शाह के कैंडिडेट हार गए। गुजरात लॉबी में एक वैसे ही अपने आप में टेंशन है। अगर चंद्रबाबू नायडू ने भी कहीं पर फोन जो है वो घुमा दिया तो फिर बात वाकई जो है वो बिगड़ जाएगी। बहरहाल अब देखते हैं कि ये बात निकली है तो ये बात कहां तक जाती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, वकील नहीं जज साहब जो है वो पता नहीं कहां राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के वो कह सकते थे कि इस केस का उससे लेना देना नहीं है या कुछ और टिप्पणी कर सकते, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है साहब। और चंद्रबाबू नायडू दूसरी तरफ तेवर दिखा रहे हैं। अब देखना है कि इस मामले में बात कहां तक आगे बढ़ती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।